हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो हम लोग यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, ये कंफर्म कर दीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4 यूनिट कर चुके हैं, 5वीं यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और तकरीबन आपके एग्जाम में भी 60 डेज बचे हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज़ करेंगे तो उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, जो कि है यूनिट 5 का। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 1। इसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है। Political institutions are social arrangement for making and enforcing laws। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? ये सोशल अरेंजमेंट होते हैं क्या करने के लिए? मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, लॉ को बनाने के लिए और उनको इन्फोर्स करने के लिए। प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फंड्स आते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि जो आती है वो भी क्या एक तरह से पब्लिक फंड है। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक फंड, टैक्स बर्डन, कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स। ठीक, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए, फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए। एंड डिसाइडिंग द इशू ऑफ वार एंड पीस, वार एंड पीस के जो इशू हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते क्यों हैं? ये एक सोशल अरेंजमेंट है, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, बनाने के लिए, पब्लिक हेल्थ या वेलफेयर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और पब्लिक फंड या टैक्स बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फॉरेन अफेयर को कंडक्ट करने के लिए, या वार एंड पीस के इशू को डिसाइड करने के लिए। इशू को डिसाइड करना मतलब उनको मेंटेन करना, कि पीस होना चाहिए या वार होना चाहिए। ये मतलब फॉरेन में, फॉरेन कंट्रीज से अगर कोई किसी तरह का मतलब अगर होता है, इस तरह की वार की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उनका रिस्पॉन्स करना है। या सिविल वार वगैरह जो इंटरनल कंट्रीज में होते हैं उसको भी लेकर जो भी डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही लेते हैं। ठीक, तो वार एंड पीस के इश्यूज को भी डिसाइड करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही काम करते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? राजनीतिक संस्थाएं कानून बनाने और लागू करने, सार्वजनिक व्यवस्था और कल्याण की रक्षा करने, सार्वजनिक धन का वितरण करने और विदेशी मामलों का संचालन करने, और युद्ध और शांति के मुद्दे को तय करने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ठीक,
तो सामाजिक व्यवस्थाएं क्यों होती हैं? कानून बनाने के लिए या कानून को लागू करने के लिए होती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने के लिए होती हैं, सार्वजनिक धन का वितरण करने के लिए होती हैं और विदेशी मामलों का संचालन करने के लिए होती हैं। ठीक, विदेशी मामले बहुत सारे होते हैं, उनका संचालन करने के लिए होती हैं और युद्ध और शांति के मुद्दे को तय करने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो सामाजिक व्यवस्थाओं का यही सब काम है कि कानून को बनाना, उसको लागू करना और लोगों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण पे काम करना, लोगों की रक्षा करना, सार्वजनिक धन का वितरण करना और विदेशी मामलों का संचालन करना और शांति या युद्ध जैसे मुद्दे पर भी उसको व्यवस्थित करना, उसको मतलब सही तरीके से डील करना। ठीक। Political institutions are the ultimate source of legitimate power. तो political institution क्या होते हैं? Ultimate source of legitimate power. Ultimate source of legitimate power. तो ये legitimate power से बने होते हैं, legalize होते हैं. In a social system, whether the system is based upon the rule by the many or rule of the few. ठीक। तो किसी भी सिस्टम में चाहे जो भी सोशल सिस्टम हो, चाहे वो सोशल सिस्टम किसी एक के जरिए कुछ ही लोगों के जरिए रूल किया जा रहा हो या कई लोगों के जरिए रूल किया जा रहा हो, सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का यही काम होता है कि ये अल्टीमेट सोर्स होते हैं लेजिटिमेट पावर का। ठीक, ये क्या करते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको अल्टीमेट सोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि किस चीज का अल्टीमेट सोर्स प्रोवाइड करते हैं? लेजिटिमेट पावर इन अ सोशल सिस्टम, whether the social system is based upon the rule by many or rule by the few। ठीक, तो या तो सोशल सिस्टम रूल बाय मेनी होगा, कई लोग उस पर रूल कर रहे होंगे, या आ, कुछ लोगों के जरिए रूल किया जा रहा हो, मतलब किसी भी तरह का रूल हो वहां पे, लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम का क्या काम होता है? ये लेजिटिमेट पावर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था में वैध शक्ति का अंतिम स्रोत है। ठीक, तो राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या है? ये सामाजिक व्यवस्था में वैध शक्ति का अंतिम स्रोत होती है। वैध शक्ति का अंतिम स्रोत होना मतलब कि ये वैध शक्ति जो है वो प्रोवाइड करती है राजनीतिक संस्थाएं। ठीक, चाहे वो व्यवस्था बहुतों के शासन पर आधारित हो या कुछ के शासन पर आधारित हो, चाहे बहुत सारे लोग जो है उस व्यवस्था पे शासन कर रहे हो या कुछ लोग जो है उस व्यवस्था पे शासन कर रहे हैं, चाहे वो किसी बहुत से लोगों के जरिए शासन किया जा रहा हो या कुछ लोगों के जरिए किया जा रहा हो, उस व्यवस्था में जो संस्थाएं होंगी, राजनीतिक संस्थाएं होंगी, वो संस्थाएं क्या करेंगी? शक्ति, वह शक्ति को प्रोवाइड करेंगी, वह शक्ति को की व्यवस्था करेंगी। ठीक है, वह शक्ति प्रदान करेंगी। ठीक, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम होता है, राजनीतिक संस्थाओं का ये काम होता है। ट्राइबल पॉलिटिक्स। अब ये ट्राइबल पॉलिटिक्स क्या होती है? ट्राइब से रिलेटेड जो भी पॉलिटिक्स होती है वो हम लोग देखेंगे। आदिवासी राजनीति क्या होती है, आदिवासियों ने किस तरह की राजनीति की, या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल्स किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। तो उसी को हम लोग ट्राइबल पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, आदिवासी राजनीति के नाम से जानते हैं। ट्राइबल पॉलिटिक्स इज नॉट न्यू टू इंडिया। ट्राइबल पॉलिटिक्स जो है वो न्यू नहीं है इंडिया के लिए, बहुत पहले से ट्राइबल पॉलिटिक्स चली आ रही है। ठीक, इट डेट्स बैक द एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनियलिज्म से ही शुरू हुआ। कॉलोनियलिज्म किसको कहते हैं? जब ब्रिटिश रूल था तब से, जब ब्रिटिश रूल था तभी से जो है ट्राइबल पॉलिटिक्स चली आ रही है। ठीक, आदिवासी का शासन जब से था तब से, आदिवासी शासन नहीं, जब से ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन था, तब से ही जो है आदिवासियों की राजनीति चलती आ रही है। इट डेट बैक्स टू द इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म व्हेन सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज। जब जो है बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट।
ब्रिटिश पॉलिसीज के ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है बहुत सारे सेवरल कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। आदिवासी राजनीति भारत के लिए कोई नई राजनीति नहीं है, तो आदिवासियों की राजनीति जो है वो भारत के लिए कोई नया टर्म नहीं है। ये उपनिवेशवाद के युग का है। उपनिवेशवाद के युग का मतलब अंग्रेजों के शासन के समय भी ये आदिवासी राजनीति चलती आ रही है। जब कई आदिवासी समुदाय ने शोषणकारी ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना शुरू किया था, तो बहुत सारे ब्रिटिश नीतियां ऐसी थी जो शोषणकारी थी, उनके खिलाफ बहुत सारे आदिवासी समाज ने जो है विरोध करना शुरू किया था। तो वहीं से आदिवासी राजनीति शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद ही आदिवासी की राजनीति शुरू हुई है। उससे पहले जब ब्रिटिश का राज था, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, तब से जो है आदिवासियों की राजनीति शुरू हो गई थी। और उन्होंने जो है ब्रिटिश की बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो विनाशकारी थी, शोषणकारी थी, ठीक, तो उनके खिलाफ इन्होंने विरोध किया। ठीक, तो वहां से आप कर सकते हैं ट्राइबल पॉलिटिक्स को ट्रेस। In independence India, tribal politics revolve around two major issues: survival and identity. इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि इंडिया जब आज़ाद हो गया तब, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है ट्राइबल पॉलिटिक्स जो है वो किन दो इश्यूज के बीच में रिवॉल्व होती थी? सर्वाइवल और आइडेंटिटी। या तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, या अपने सर्वाइवल के लिए, या अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए ट्राइबल्स ने जो है पॉलिटिक्स किया है। ठीक, स्वतंत्र भारत में आदिवासी राजनीति दो प्रमुख मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद आदिवासी राजनीति जो है वो दो ही मुद्दों के इर्द गिर्द गिरती है। वो दो मुद्दे कौन से हैं? उत्तर जीविका और पहचान। अपनी उत्तर जीविका के लिए या तो वो विरोध करते हैं, राजनीति करते हैं, या अपनी पहचान के लिए वो राजनीति करते हैं, या अपनी उत्तर जीविका के लिए राजनीति करते हैं, या अपनी पहचान के लिए राजनीति करते हैं। ठीक, तो ये दो इशूज हैं, दो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के इर्द गिर्द जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद आदिवासी की राजनीति चलती है। ठीक, द प्रोमिनेंट इशू वेरी विद द रीजन। ठीक, जो प्रोमिनेंट इशूज हैं, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट इशूज हैं, ये जो है रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर रीजन का एक ही इशू है, कहीं पे सर्वाइवल को लेकर होगा और कहीं पे आइडेंटिटी को लेकर होगा। ठीक, तो ये जो प्रोमिनेंट इशूज हैं ये रीजन टू रीजन अलग है। एक रीजन में ट्राइबल्स के जो मुद्दे हैं वो अलग हो सकते हैं, ट्राइबल्स के जो इशूज हैं वो अलग हो सकते हैं। वहीं दूसरे रीजन में जो ट्राइबल्स के इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो अलग हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में जो है एक ही तरह का मुद्दा होगा, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे उत्तर जीविका से लेकर हो सकता है मुद्दा हो, और कहीं पे जो है पहचान को लेकर मुद्दा हो। तो ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में जो है सेम तरह के मुद्दे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेंट्रल इंडिया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेंट्रल इंडिया में द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या था? डेवलपमेंट का क्वेश्चन था। डेवलपमेंट का क्वेश्चन मतलब डेवलपमेंट की वजह से ट्राइबल्स को अपनी आइडेंटिटी खतरे में लग रही थी। ठीक, एंड ट्राइबल आइडेंटिटी प्रीडोमिनेट। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो थे और जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी, इसका इशू जो है वो प्रीडोमिनेट कर रहा था। इसका इशू सबसे ज्यादा मेन था सेंट्रल इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक, तो सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इशू और ट्राइबल आइडेंटिटी का इशूज था। ठीक, उदाहरण के लिए मध्य भारत में विकास और आदिवासी पहचान का प्रश्न प्रमुख है। ठीक, तो आदिवासियों की पहचान और विकास से लेकर जो प्रश्न था वो सबसे प्रमुख था। कहाँ पे? मध्य भारत में। इसीलिए कहा जाता है कि हर रीजन में, हर क्षेत्र में मुद्दे अलग अलग होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ऑन द अदर हैंड opposition to AFSPA and demand for autonomy rule autonomy fuels the politics in the northeast India। तो अप्सा क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक यूनियन है। ठीक, जिसने जो है डिमांड किया था एक ऑटोनॉमी की। ठीक, ऑटोनॉमी या अलग स्टेट की डिमांड किया था इन्होंने। दूसरी ओर अप्सपा का विरोध और स्वायत्तता की मांग पूर्वोत्तर भारत में राजनीति को हवा देती है। ठीक,
तो ये नॉर्थ ईस्ट का इशू था कि वो लोग अपने आप मतलब वो ऑटोनॉमी मांग रहे थे, ठीक, ऑटोनॉमी मांग रहे थे कि हम जो है हमारे एरिया में जो है हम ही राज करेंगे, हम अपने हिसाब से जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलाएंगे, ठीक। तो नॉर्दर्न इशूज का नॉर्दर्न इंडिया का ये इशूज था, और सेंट्रल इंडिया का जो है इशूज था वो डेवलपमेंट और ट्राइबल आइडेंटिटी से रिलेटेड था, ठीक। जिसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किसने उठाया था? अफसपा ने उठाया था, ठीक। दूसरी ओर अफसपा का विरोध और स्वायत्तता की मांग पूर्वोत्तर भारत में राजनीति को हवा देती, ठीक। Tribal communities are regarded as one of the most vulnerable section of Indian society. तो ट्राइबल कम्युनिटीज को ये माना जाता है कि इंडियन सोसाइटी में सबसे खराब कंडीशन में जो है वो कौन है? ट्राइबल्स है, ठीक। इंडिया में जो सबसे खराब कम्युनिटी मतलब सबसे खराब कंडीशन में जो कम्युनिटी है वो कौन है? ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये माना जाता है इंडिया के लिए, ठीक। ट्राइबल कम्युनिटीज आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जनजातीय समुदायों को भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक माना जाता है, ठीक। तो जनजातीय समुदाय को भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक माना जाता है। तो ये माना जाता है कि भारतीय समाज में जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनमें एक कौन है? जनजातीय समुदाय। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो ये है कि जनजाति जो है भारत में सबसे कमजोर वर्गों में से आते हैं, ठीक। दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है एज पर सेंसस 2011, ठीक। तो ये जो डाटा है वो 2011 के बेस पे ही है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 8.6%, दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 8.6% कौन है? ट्राइबल पॉपुलेशन। उसका 8.6% कौन है? ट्राइबल पॉपुलेशन है, विच इज अराउंड 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो तकरीबन 8% है टोटल पॉपुलेशन। मतलब 8.6, कहीं कहीं पे 8.6 दिया होता है, कहीं पे 8 दिया होता है, तो आप अराउंड करके जो है 8 मान सकते हैं, ठीक। अराउंड करके 8 मान सकते हैं। अगर 8 भी नहीं है ऑप्शन में, 8 नहीं है, 8.6 नहीं है, 9 है, तो 9 भी आप मान सकते हैं, ठीक। तो राउंड ऑफ करके उसको 8 मान सकते हैं आप। तो तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 8% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। वैसे ये 8.6%, ठीक। वह भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8% है, ठीक। तो ये भारत की जो लगभग जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग कितना है? 8.6%। उसमें आदिवासी लोग हैं, 8.6% जो है वो आदिवासी लोग हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है, उसका 8% जो है वो कौन है? आदिवासी। उसका 8% आदिवासी ही है। As far as population distribution goes, tribals are mostly concentrated in eastern, central and western belt of India। तो ये एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो इसको मैंने इसी तरह से उसको मतलब डिटेल में बताया है, इस वजह से क्योंकि सारी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कितने परसेंट टोटल पॉपुलेशन का जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, या आपसे पूछा जाता है कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो वो एक एक का आंसर, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इस पीडीएफ में दिया गया है। तो एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन गोज, अगर आप जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ट्राइबल्स आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। तो ये ज्यादातर जो है ईस्टर्न, सेंट्रल या वेस्टर्न बेल्ट में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा आप कि जो है ज्यादातर पॉपुलेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है? ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न। तो आपसे कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न या सदर्न पार्ट में जो है वो सदर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट इंडिया के, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन, लेकिन ज्यादा नहीं पाई जाती है। तो जो इनकी पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, उनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ईस्टर्न इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में है, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। जहां तक जनसंख्या वितरण की बात है, आदिवासी ज्यादातर भारत के पूर्वी
मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रित। तो आदिवासी की जनसंख्या की अगर बात करें तो आदिवासी सबसे ज्यादा कहाँ पे केंद्रित हैं? तो ये सबसे ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, या भारत के मध्य क्षेत्र में, या भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये ज्यादातर केंद्रित है। तो ये याद रखिएगा आपकी जो है, जो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जो है ये बहुत कम है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में बहुत कम है। ठीक। दिस बेल्ट मतलब ये जो ईस्टर्न और सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है वो। तो इस बेल्ट में कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? 9 स्टेट आते हैं। तो ये याद रखिएगा आपकी 9 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक। इस बेल्ट में 9 राज्य शामिल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में आपसे इनमें से कोई एक पूछ ले, बाकी अलग स्टेट रख दे, और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है ये तो अलग बात होगी, लेकिन अगर इन 9 स्टेट का नाम ये 9 स्टेट जो है किसी ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक कोई दिया हुआ है, तो वही होगा आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो 9 स्टेट कहाँ, जो बेल्ट है, ईस्टर्न बेल्ट है या वेस्टर्न बेल्ट है या सेंट्रल बेल्ट है, इसमें 9 स्टेट आते हैं, 9 स्टेट आते हैं। सबसे पहले कौन आता है? उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक। तो ये सारे स्टेट हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस बेल्ट में 9 राज्य शामिल हैं। ठीक। तो इस बेल्ट यानी कि जो हम लोगों ने बेल्ट की बात की है जहाँ पे सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या जो है केंद्रित है, जो कि क्या थी? दक्षिणी नहीं है, जो कि क्या है? पूर्वी और मध्य या पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो वो जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में 9 राज्य आते हैं, इंडिया के 9 राज्य आते हैं, जिसमें उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। ठीक। आंध्र प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखिए मैप में आप देखेंगे, इससे समझ में आएगा आपको कि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, 22.8%। वहाँ की जो उड़ीसा की पॉपुलेशन है उसका 22.8% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और मध्य प्रदेश में, एक मिनट जूम करता हूँ मैं इसको। Concentration of ST population across various state as percentage of total population of state। मतलब उस स्टेट में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है ये दिया हुआ है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ में है, 30.6% छत्तीसगढ़। ठीक। फिर झारखंड 26.2%। ठीक। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में 94%, 94.4%। तो ये मैप आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में रहेगा, क्योंकि एक एक स्टेट का देखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक। मध्य प्रदेश में 21.1% है। यहाँ पे आपका दिया है जो मोर देन 50% पॉपुलेशन वाले हैं वो इस कलर के हैं। तो आप देखिए कि ज्यादातर जो है वेस्टर्न पार्ट में इस कलर के
पाए जा रहे हैं स्टेट, ठीक, जहाँ पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, और जो 50% से ज़्यादा हैं, 50% और 75% के बीच में, तो उनमें कौन से हैं? तो अलग अलग कलर अलग अलग स्टेट के लिए दिया गया है, आप लोग वो मैच करके देख लीजिएगा। पूरा मैप पढ़ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो आपको पीडीएफ में दिया रहेगा मैप, आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया था। ठीक, तो मध्य प्रदेश में 21.1% है, महाराष्ट्र में 9.4% है, आंध्र प्रदेश में 7% है, कर्नाटका में 7% है, तमिलनाडु में 1.1% है। तो सबसे कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये आप लोग पूरा मैप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, उत्तर प्रदेश में 0.6% ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, बिहार में 1.3% ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज एक चीज और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये परसेंटेज की बात कर रहा है, टोटल परसेंटेज की बात कर रहा है। अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन पूछेगा तो वो परसेंटेज में नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जो है ज्यादा है। अगर आप एक तरह से मिजोरम की पॉपुलेशन देखेंगे तो हो सकता है कि मिजोरम में जो है कितने परसेंट पाए जा रहे हैं, 1 मिनट में ये पॉइंट समझा दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में देखिए 94.4% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। तो 94.4% उस स्टेट की पॉपुलेशन, भले ही मध्य प्रदेश में 21.1% पाई जाती है पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन 21.1% है, लेकिन नंबर में अगर देखा जाए तो हो सकता है नंबर में मिजोरम से ये ज़्यादा पाई जाती है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, क्योंकि परसेंटेज आप निकालेंगे तो परसेंटेज तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नंबर जो है वो मध्य प्रदेश का ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो अगर नंबर में पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और बाकी आप पूरा मैप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द मेजर ट्राइब्स आर भील्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो मेजर ट्राइब्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भील्स कहाँ के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, तो ये सब भी याद रखिएगा आप लोग। द मेजर ट्राइब्स आर भील्स इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में भील्स पाए जाते हैं। गोंड्स इन सेंट्रल इंडिया, गोंड्स जो है वो सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। एंड मुंडास, मुंडास ओरॉन्स एंड संथाल इन झारखंड। तो मुंडास, ओराज, ओरोन्स और संथाल जो है वो, संथाल या संथाल कहा जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये झारखंड या वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक, झारखंड या बंगाल में पाए जाते हैं। प्रमुख जनजातियां जैसे कि पश्चिमी भारत में भील, मध्य भारत में गोंड, और झारखंड और बंगाल में मुंडा, उरांव और संथाल पाए जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कौन से ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, कौन से ट्राइब्स जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो हिल्स जो है वो वेस्टर्न इंडिया, गोंड्स जो है वो सेंट्रल इंडिया, और मुंडास, ओरांस एंड संथाल जो है वो झारखंड और बंगाल में पाई जाती है। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, प्रमुख जनजातियां पश्चिमी भारत में भील्स, मध्य भारत में गोंड, और झारखंड और बंगाल में मुंडा, उरांव और संथाल। ठीक, द नॉर्थ ईस्ट इनहेबिटेट्स द नागा सब ट्राइब्स। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो नागा सब ट्राइब्स पाई जाती हैं, खासीज पाए जाते हैं, गारो पाए जाते हैं, मीजो पाए जाते हैं, कुकीज पाए जाते हैं, बोडो पाए जाते हैं, और दूसरी भी ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट में नागा सब ट्राइब्स, खासी, गारो, मीजो, कुकीज, बोडो और अदर्स। ठीक, पूर्वोत्तर नागा उपजातियां जैसे कि खासी, गारो, मीजो, कुकीज, बोडो और अन्य का निवास करता है।
ठीक, मतलब इतने लोग यहाँ पे रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये सारे ट्राइब्स रहते हैं। तो ये नाम अलग अलग नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में खासी, गारो, मिजो, कुकीज, बोडो और अन्य जो है वहाँ पे रहते हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। There are also some pockets of tribal communities in the south, such as the Chenchus, Toran and Kurunbas। ठीक, तो साउथ में कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन भी पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंसंट्रेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन का वो कहाँ पे है, ईस्टर्न में है, सेंट्रल में है और वेस्टर्न में है। लेकिन ऐसा नहीं कि साउथ और जो है नॉर्थ में नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। जैसे आप यूपी का देखें तो 0.6% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक, तो साउथ में भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, जैसे चेंचूस, टोरास और करुनबस, कुरुंदबस, कुरुंदबास। ठीक, कुरुंदबास, टोरास और चेंचूस, ये साउथ में पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। दक्षिण में आदिवासी समुदायों की कुछ जेबा भी है। जेबा मतलब कि कुछ टुकड़े भी रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण में आदिवासी समुदाय की कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि चेंचू, तोड़ा और कुरुनबास। ठीक, चेंचू, तोड़ा और कुरुनबास, ये कहाँ पे रहते हैं, साउथ में, यानी कि दक्षिण में रहते हैं। ठीक, सम स्मॉल इंडेंजर्ड कम्युनिटीज लाइक द, इंडेंजर्ड किसको कहते हैं, इंडेंजर्ड कहते हैं जो खत्म होने वाली है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और जल्द ही जो है वो खत्म होने वाली है। जैसे हिंदी में दिया हुआ है ना, लुप्त प्राय, लुप्त प्राय। लुप्त प्राय मतलब ऐसी जनजातियां जो लुप्त होने वाली हैं, जो बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, उनको इंडेंजर्ड रखा है, इंडेंजर्ड में रखा जाता है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स के नाम सुना होगा आपने कि ये इंडेंजर्ड एनिमल्स है। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब वो जल्द ही खत्म होने वाले हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है और जल्द वो खत्म हो जाएंगे, उनको इंडेंजर्ड कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो इंडेंजर्ड है, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि ये माना जाता है कि कुछ सालों में वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। ठीक, तो सम स्मॉल इंडेंजर्ड कम्युनिटीज लाइक सेंटिनलीज, सेंटिनलीज, जारावाज एंड ओंग आर प्रेजेंट इन एंडोमान्स। एंडोमान्स में ये ट्राइब पाई जाती हैं जो इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड है मतलब कि ये जल्द ही खत्म हो जाएंगी, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। तो ये कौन कौन से हैं, सेंटिनलीज, जारावाज और ओंग। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा आप क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज आर इंडेंजर्ड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो उसमें आ जाएंगे सेंटिनीज, जारावाज और ओंग। ठीक, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये अंडोमान में पाई जाती है। ठीक, कुछ छोटे लुप्त समुदाय जैसे कि सेंटनीज, जारवा और ओंग अंडमान में मौजूद है। ठीक, लुप्त प्राय मैंने बता दिया, लुप्त प्राय क्या होते हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिनकी जनसंख्या जो है बहुत कम बची हो। ठीक, तो ऐसी समुदाय, ऐसी आदिवासी जाति कौन कौन सी हैं, सेंटिनलीज, जारवा और ओंग है जो अंडमान में पाई जाती है। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सी लुप्त प्राय समुदाय हैं, तो आप नाम याद रखिएगा, सेंटिनलीज, जारवा और ओंग। ठीक, मेजर इशूज। अब ये हम लोगों ने ट्राइबल पॉपुलेशन का एक बैकग्राउंड इसलिए पढ़ा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में जो है टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है, या स्टेट वाइज पूछ लिया जाता है कि स्टेट का कौन सा जो है, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, या कितना, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का, ट्राइबल पॉपुलेशन कितने परसेंट है। ठीक, इस ये सारे क्वेश्चन या मतलब अलग अलग ट्राइब्स के नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये ट्राइब्स किस एरिया के हैं, किस कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, एंडेंजर्ड कम्युनिटीज ट्राइब्स की कौन सी हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए हम लोगों ने इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ा है। अब देखते हैं कि ट्राइबल से रिलेटेड और ट्राइबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से इशूज हैं, कौन कौन से मेजर इशूज हैं। ठीक, तो मेजर इशूज कंसर्निंग ट्राइबल पॉपुलेशन, मेजर इशूज जो किससे रिलेटेड है, ट्राइबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक, आदिवासी राजनीति से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ट्राइबल फॉर्म द सब अल्टर्न ग्रुप ऑफ इंडिया।
तो ट्राइबल क्या करते हैं, सबअल्टर्न ग्रुप ऑफ इंडिया को फॉर्म करते हैं, यानी कि ये इंफीरियर पार्ट में होते हैं। सबअल्टर्न कहते हैं कि जो सबसे नीचे हायरार्की में सबसे नीचे वाली जगह पे हो, एक उनको सबअल्टर्न कहा जाता है। तो आदिवासी जो है भारत में सबअल्टर्न समूह बनाते हैं, यानी कि सबसे निचली जो जाति होती है हायरार्की में, अगर आप स्टेटस देखें तो इनका जो है स्टेटस सबसे निचला होता है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि ट्राइबल्स फॉर्म द सबअल्टर्न ग्रुप इन इंडिया, आदिवासी भारत में सबअल्टर्न समूह बनाते हैं। अभी हम लोग सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। किसी ने पूछा था सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो उसका मैंने ये पीपीटी ऐड कर दिया है आज, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। And the issue of identity and representation holds central importance in the politics of marginalized। ठीक, तो जो मार्जिनलाइज लोग हैं, हम लोगों ने पढ़ा है मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। ठीक, तो मार्जिनलाइज मतलब ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज हैं, जो हाशिए पे हैं, जो मतलब जिनकी कंडीशन बहुत खराब है। ठीक, तो जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा सेंट्रल इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक, द एंड द इशूज ऑफ आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, उनकी आइडेंटिटी और उनका रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है, मतलब अपने आप को पॉलिटिक्स में मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, या उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो सबसे ज्यादा सेंट्रल इशूज होता है। तो ट्राइबल के जो सबसे ज्यादा प्रमुख इशूज हैं, जो सेंट्रल इशूज हैं, वो कौन से हैं, आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक, और हाशिए पर पड़े लोगों की राजनीति में पहचान और प्रतिनिधित्व के मुद्दे केंद्रीय महत्व रखते हैं। ठीक, तो पहचान और प्रतिनिधित्व के मुद्दे ही सबसे ज्यादा केंद्रीय महत्व रखते हैं, ऐसे लोग जो हाशिए पे रहते हैं। तो हाशिए पे रहने वाले लोग, हम ये मानते हैं कि ज्यादातर जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, जो आदिवासी जनसंख्या है, वो हाशिए पर होती है, वही मार्जिनलाइज होती है। ठीक, वही हाशिए पे होती है, वही मार्जिनलाइज होती है। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, अब ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कैसी हुई, अपनी पहचान की मतलब राजनीति कैसे होती है। ठीक, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड पहचान की राजनीति क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ट्राइबल कम्युनिटीज अंडर शेड्यूल 5। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनको कौन से शेड्यूल में जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ट्राइबल पॉपुलेशन को, ट्राइबल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, किसमें, शेड्यूल 5 में। ठीक, दैट इज व्हाई द ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज शेड्यूल ट्राइब। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइब को जो है रिकॉग्नाइज किया है, वो शेड्यूल ट्राइब के नाम से रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से रिकॉग्नाइज किया। पहचान की राजनीति, भारतीय संविधान अनुसूची 5 के तहत जनजातीय समुदाय को मान्यता देती है। तो भारतीय संविधान जो है वो जनजातियों को किस अनुसूची में मान्यता देती है, तो अनुसूची 5 में जो है ये जनजातीय समूह को मान्यता देती है। ठीक, अनुसूची 5 में जनजातीय समूह को मान्यता देती है। इसलिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है। तो संविधान ने जिन जनजातियों को मान्यता दिया है, ठीक, उन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक, आपने सुना होगा नाम शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक, तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो अनुसूची 5 में इनको मान्यता दी गई, और जिन जनजातियों को मान्यता दी गई उनको अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ठीक, उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 366(25) defines scheduled tribe as such tribes or tribal communities। ये आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो आर्टिकल 366 डिफाइन शेड्यूल ट्राइब एज, तो इसने जो है शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन किया है, एज सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज, ऐसी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज आर पार्ट ऑफ ग्रुप और ग्रुप्स, या किसी पार्ट का ग्रुप, ठीक, किसी ग्रुप का पार्ट विद इन सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक, तो उसी ट्राइबल कम्युनिटीज का अगर कोई पार्ट है वो भी, ठीक, एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। ठीक, जिनको आर्टिकल 342 में
मान्यता दी गई है तो वे शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो जो है क्या हो जाएंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगी। ठीक, वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इन्होंने आर्टिकल 6 में जो है डिफाइन किया है शेड्यूल्ड ट्राइब। इस शेड्यूल्ड ट्राइब किन को माना जाएगा, ये आर्टिकल 366(25) में माना गया। ठीक, आर्टिकल 366(25) और उसमें कहा गया कि जिस जो डीम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब है, डीम्ड ट्राइब है, जिनको आर्टिकल 342 में बताया गया है, वो सब जो है क्या माने जाएंगे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब में। अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों का या जनजातीय समुदाय के कुछ हिस्से, तो या तो ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या सारी जनजातियों को ना मानकर उनके कुछ हिस्सों को ही शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों में रखा गया। तो कई ट्राइब्स ऐसे भी हैं जिनके पूरे ट्राइब्स को नहीं माना जाता है, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सों को माना जाता है। ठीक है, ऐसी जनजातियां या जनजातीय समूह समुदाय के कुछ हिस्से या समूहों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान में प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना गया। ठीक, तो इस संविधान में प्रयोजनों के लिए जिनको आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 342 में माना गया है, उन्हीं को जो है आप जनजाति, अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि डेफिनेशन किस में बताया गया है, अनुच्छेद 366 में बताया गया। तो जनजातियों की परिभाषा किस में दी गई है, अनुच्छेद 366, और 342 भी किससे रिलेटेड है, ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक, तो उसमें 366 और 342 दोनों आ जाएंगे। ठीक, आपसे अगर पूछता है कौन से जो अनुच्छेद, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो जनजातियों से रिलेटेड है, जनजातियों से संबंधित है, तो 366 और 342 दोनों आ जाए। ठीक, आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 342 क्या कहता है, गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू शेड्यूल और लिस्ट पार्टिकुलर कम्युनिटीज। ठीक, तो ये जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी कम्युनिटीज को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित कर सके। ठीक, वो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सके और लिस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू रेंडर देम स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस ट्राइब को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाना चाहिए ताकि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके, तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट किसी भी ट्राइब को डिसाइड कर सकता है कि ये ट्राइब जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। ये कौन परमिशन देता है, ये आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की परमिशन देता है। इस चीज की परमिशन कौन देता है, आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष समुदाय को अनुसूचित या सूचीबद्ध करने की शक्ति देता है। ठीक, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, अनुच्छेद 342, संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, ये विशेष शक्ति देता है कि वो किसी भी समुदाय को अनुसूचित समुदाय को के तौर पे सूचीबद्ध कर सकते हैं, यानी कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित समुदाय घोषित कर सकते हैं ताकि उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक, तो ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 342 जो है वो राष्ट्रपति को एक तरह का विशेष अधिकार देता है। ठीक, when it comes to identity, जब हम आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, one of the pertinent question that arises in the distinction between tribe and caste। ठीक, तो जब आइडेंटिटी की आप बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन आता है बीच में, किसके बीच में, ट्राइब और कास्ट के बीच। ठीक, ट्राइब और, क्योंकि एक शेड्यूल्ड ट्राइब होती है और एक शेड्यूल्ड कास्ट होती है। ठीक, तो एक डिस्टिंक्शन, एक क्वेश्चन अराइज होता है किसके बारे में, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट। ट्राइब और कास्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक, जब पहचान की बात आती है तो उठने वाले प्रासंगिक प्रश्नों में से एक जनजाति और जाति के बीच का अंतर है। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है कि जनजाति और जाति के बीच में
क्या अंतर है। अगर आप पहचान की बात करते हैं तो, अगर आप आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ट्राइब्स और कास्ट में क्या डिस्टिंक्शन है, इसका क्वेश्चन उठता है। ठीक। सोशोलॉजिस्ट एंड्रे बेटे, समाजशास्त्री एंड्रे बेटे क्या कहते हैं, asserts that it is not possible to differentiate between caste and tribe। तो ये कहते हैं कास्ट एंड ट्राइब को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है कि कास्ट एंड ट्राइब को अलग किया जाए। किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइज, आइसोलेशन, रिलीजन एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो एंड्रे बेटे कहते हैं कि किसी भी ट्राइब्स को कास्ट से अलग नहीं किया जा सकता है, उनकी साइज के टर्म्स में, उनके आइसोलेशन मतलब वो अलग थलग रहते हैं उसके संबंध में, या रिलीजन के बेस पे, या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बेस पे। ठीक, तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रिलीजन, आइसोलेशन और साइज के टर्म्स में किसी भी ट्राइब्स और कास्ट को अलग नहीं किया जा सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। ये कौन कहता है, एंड्रे बेटे कहते हैं। ठीक, समाजशास्त्री एंड्रे बेटे का दावा है कि आकार, अलगाव, धर्म और आजीविका के साधनों के संदर्भ में, आकार, अलगाव, धर्म और आजीविका के साधनों के संदर्भ में जाति और जनजाति के बीच अंतर करना संभव नहीं है। ठीक, तो एंड्रे बेटे ये कहते हैं कि जाति और जनजाति के बीच में अंतर करना जो है वो संभव नहीं है। जाति और जनजाति के बीच में अंतर करना संभव नहीं है। ठीक, क्यों, चाहे आप उसको आकार के बेस पे करते हो, चाहे अलगाव के बेस पे करते हो, चाहे धर्म के बेस पे करते हो, चाहे आजीविका के बेस पे करते हो, तो बहुत सारी जातियों की आजीविकाएं, बहुत सारी जातियों के आकार, अलगाव, धर्म, सारी चीजें जो है वो जनजातियों से मिलती जुलती हैं। इसीलिए जो है आप कास्ट और ट्राइब्स को, यानी कि जनजाति और जाति को कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, एंड्रे बेटे कहते हैं। ठीक, वेरियर एल्विन ने क्या कहते हैं, argues that tribals are custodian of a unique culture। तो ट्राइबल्स जो है वो क्या है, एक यूनिक कल्चर रखते हैं। कस्टोडियन मतलब एक यूनिक कल्चर उनके पास है। दस डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन और कास्ट, इसीलिए ये जो है रिलीजन और कास्ट से अलग है। ठीक, तो वेरियर एल्विन एल्विन कहते हैं कि कास्ट और ट्राइब को अलग किया जा सकता है। ये एंड्रे बेटे से अपोजिट है और ये कहते हैं कास्ट एंड ट्राइब्स को अलग किया जा सकता है। किस बेसिस पे, क्योंकि ट्राइब जो होती हैं उनके पास यूनिक कल्चर होता है। ट्राइब्स जो है वो उनके पास यूनिक कल्चर होता है। ठीक, तो ये ट्राइबल्स के आइसोलेशन की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, हु आइसोलेट ट्राइब्स विद कास्ट। ठीक, ट्राइब्स और कास्ट को कौन आइसोलेट करता है, तो ये वेरियर एल्विन करते हैं। ठीक, आइसोलेशन ऑफ ट्राइब्स की बात करते हैं। भूरे जो है वो, भूरे या एंड्रे बेटे जो है वो एसिमिलेशन की बात करते हैं। ये जो है एसिमिलेशन की बात करते हैं, मतलब ट्राइब्स और कास्ट को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, जबकि वेरियर एल्विन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दोनों अलग हैं क्योंकि इनके कल्चर अलग होते हैं। ट्राइबल्स के पास यूनिक कल्चर होता है। ठीक, वेरियर एल्विन का तर्क है कि आदिवासी एक अनूठी संस्कृति के संरक्षक हैं। आदिवासी क्या है, एक अनूठी संस्कृति के संरक्षक हैं। अनूठी कहते हैं जो अलग हो, बहुत मतलब आम लोगों से बहुत अलग। ठीक, इस प्रकार ये धर्म या जाति से अलग होते हैं। तो ये जो है अलगाव की बात करते हैं, जाति और जनजाति के बीच में अलगाव की बात करते हैं। जाति और जनजाति के बीच में अलगाव की बात करते हैं। भूरे ने क्या कहा था ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदू। ठीक,
बैकवर्ड हिंदू मतलब कि ये हिंदू के ही पार्ट है लेकिन बैकवर्ड है थोड़ा सा। एक तरह से क्या है, ये एसिमिलेशन की बात करते हैं। एंड्रे वेते कहते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता किसी भी बेस पे, किसी भी टर्म्स में अगर आप देखें, इनके साइज के टर्म्स में, इनके आइसोलेशन के, उनके लाइवलीहुड के टर्म्स में, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों जो है एसिमिलेशन की बात करती हैं, उनको जोड़ने की बात करती हैं। ठीक, ये जो है जाति और जनजाति के बीच में जुड़ाव की बात करते हैं, लेकिन वेरियर एल्विन जो है इनके बीच में अलगाव की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि इनका जो है कल्चर यूनिक होता है, इसीलिए आप इनको कास्ट या रिलीजन के साथ नहीं जोड़ सकते। इनका जो है संस्कृति जो है वो अनूठी होती है, इसीलिए इनको जाति या धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक। He also fears that labeling tribals as Hindu would lead to them being categorized as low caste because many of their rituals differ from mainstream culture. ठीक, तो ये कहते हैं कि अगर इनको लेबल किया जाता है हिंदू के तौर पे, तो हिंदू के तौर पे कौन लेबल किया था? भूरे ने किया था। ठीक, हिंदू के तौर पे किसने लेबल किया था? भूरे ने किया था। ठीक, क्या कहा था? ट्राइबल्स आर द बैकवर्ड हिंदू। तो वेरियर एल्विन कहते हैं कि अगर इनको हिंदू के साथ जोड़ा जाए तो ये क्या होगा कि उनका जो कैटेगरी बनेगा वो बहुत लो कास्ट की बनेगी। ठीक, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम कल्चर है, यानी कि हिंदुओं का जो मेन कल्चर है उससे बहुत अलग है। ठीक, इनका जो रिचुअल है, इनका जो कल्चर है, वो मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर से अलग है। इसीलिए अगर आप इसको हिंदू के साथ जोड़ेंगे तो इनकी जो कास्ट बनेगी वो सबसे लो कास्ट बनेगी। ठीक, इसी वजह से इनको जोड़ा नहीं जाना चाहिए ट्राइबल्स के साथ, क्योंकि इनका कल्चर जो है वो यूनिक होता है। ठीक, लो कास्ट होगी, अगर हिंदुओं के साथ इनको जोड़ा जाए तो इनकी कास्ट जो है वो बहुत लो कास्ट हो जाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम कल्चर से जो है ये बहुत अलग है। ठीक, उन्हें ये भी डर है कि आदिवासियों को हिंदुओं के रूप में लेबल करने से उन्हें निम्न जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर जो है आदिवासियों को हिंदुओं के रूप में जोड़ा जाएगा, हिंदुओं के रूप में बोला जाएगा, तो उन्हें निम्न जाति के रूप में ही वर्गीकृत किया जाएगा। क्यों किया जाएगा निम्न जाति के रूप में वर्गीकृत? क्योंकि उनके कई अनुष्ठान मुख्य धारा की संस्कृति से भिन्न है। ठीक, उनके कई अनुष्ठान यानी कि कई संस्कृति जो है, या कई रिचुअल्स जो है, रीति रिवाज जो है, वो मुख्य धारा की जो संस्कृति है उससे अलग है। मुख्य धारा यानी कि जो हिंदू समाज की मुख्य धारा की जो संस्कृति है उससे जो है जनजाति समाज की जो भी रीति रिवाज है वो अलग है। इसीलिए इनको जो है निम्न जाति में रखा जाएगा अगर हिंदू के साथ इनको जोड़ा जाए तो। ठीक, इसीलिए ये खिलाफ है इसके कि उनके साथ नहीं जोड़ा जाना। जैसे घोरे ने जोड़ा तो उनको क्या कर दिया? बैकवर्ड हिंदू। बैकवर्ड कौन होते हैं? जो निम्न होते हैं। ठीक, जो लो कैटेगरी वाले होते हैं वही। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये ट्राइबल्स के कल्चर को बचाने के लिए, ट्राइबल के कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो है ये प्रोवाइड करता है उनको सेफगार्ड, ताकि जो है ट्राइबल कल्चर को बचाया जा सके, ट्राइबल पॉपुलेशन के जो कल्चर है उनको बचाया जा सके। ठीक, भारतीय संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची आदिवासी आबादी की सांस्कृतिक विशिष्टता की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। तो इनको इनकी जो संस्कृति है उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा कौन प्रदान करता है? वो भारतीय संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची प्रदान करती है। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की जो पांचवी और छठी अनुसूची है वो ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि आदिवासियों की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है किसका? ट्राइबल कल्चर के डिस्टिंक्टिवनेस, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को बचाने की, उनकी सेफगार्ड के लिए कौन प्रोवाइड करता है? सेफगार्ड कौन प्रोवाइड करता है? फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, the fifth schedule mentions scheduled areas
फ्रॉम 9 स्टेट आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो फिफ्थ शेड्यूल में जो है कितने स्टेट हैं, 9 स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर है। ठीक, पांचवी अनुसूची में पूर्वोत्तर के बाहर 9 राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक, तो इसमें 9 राज्य हैं फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर है, यानी कि पूर्वोत्तर से बाहर, पूर्वोत्तर एरिया से बाहर है। ठीक, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑन द अदर हैंड इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो सिक्स शेड्यूल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। ट्राइबल एरियाज घोषित किया गया था, कई जगह को ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाता है और ये वहाँ पे जो है ट्राइबल्स को ऑटोनॉमी दे दी जाती है। ठीक है, तो ट्राइबल्स एरियाज और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी एरिया हैं जिनको घोषित कर दिया गया है ट्राइबल एरिया के तौर पे, और सिक्स शेड्यूल जो है इन्हीं ट्राइबल्स एरिया को डील करता है। ठीक, इन्हीं ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है सिक्स शेड्यूल, जिसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्स शेड्यूल में कितने कौन कौन से स्टेट आते हैं, या आपसे ये भी पूछ सकता है फिफ्थ शेड्यूल में कितने स्टेट हैं, तो वहां पे 9 स्टेट। दूसरी ओर छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आदिवासी क्षेत्र के तौर पे घोषित कर दिया गया है, और उन क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुसूचित है, अनुसूची है, वो छठी अनुसूची। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और छठी अनुसूची में कितने स्टेट आते हैं, 4 स्टेट, 3 स्टेट आते हैं, नहीं 4 है। ठीक, तो छठी अनुसूची में 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, तो दूसरी ओर छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र के शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, इसको याद रखने का, सिक्स शेड्यूल को याद रखने का, आपको याद रखना है ATM, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे एक और M बढ़ा दीजिए। ठीक, ATM आपको पता ही है क्या होता है। ठीक, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, ATM आप याद रखिएगा, उससे आप आंसर कर लेंगे। ठीक, क्योंकि M से दोनों चीज आ जाती है, मिजोरम और मेघालय। ठीक, तो ATM आप याद रखिएगा। सिक्स शेड्यूल में आपको ATM याद रखना है, और इससे आपको 4 स्टेट के नाम पता चल जाएंगे। ऑल्सो सिंस 2021 से जनजातीय गौरव दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द कंट्री इन द मेमोरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के मेमोरी में, मतलब उनको याद करने में जो है 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। एक बार मैं देख लूँ इसमें डेट क्या है, जनजातीय गौरव दिवस कौन से डेट में मनाया जाता है। तो 2021 से जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, जो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो थे उनको याद करने के लिए। फिफ्टीन नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाने लगा है, ये 2021 से मनाया। 10 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाए। तो ये आप याद रखिएगा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर की याद में मनाया जाता है। ठीक, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर की याद में मनाया जाता है। साथ ही 2021 से जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मनाया जाता है। तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की याद में जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ है, ये 2021 से शुरू हुआ है,
और ये डेट क्या है 15 नवंबर, ठीक, जो अभी आने वाला है, ठीक, 15 नवंबर। तो ये याद रखिएगा आप। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, अब ये पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी हो गई, अब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि यही दो मुद्दे थे ट्राइबल्स के। विकास की राजनीति क्या है? ट्राइब्स रिसाइड इन फॉरेस्ट रिच इन मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। तो ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जो क्या है, जो मिनरल्स में रिच है, ज्यादातर मिनरल्स जो है वो या रिसोर्सेज जो है वो फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। तो ट्राइबल ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जनजातियां खनिजों और संसाधनों से संबंधित समृद्ध वनों में निवास करते हैं। तो ऐसी जगह पे रहते हैं वो लोग जहाँ पे आ, खनिज और संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनको खुद अपनी लाइवलीहुड के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है। ठीक, ऐसी जगह पे वो क्यों रहेंगे जहाँ पे कुछ भी ना पाया जाता हो? तो जहाँ पे मिनरल्स और रिसोर्सेज ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट पे, ऐसे जंगलों में जो है वो रहते हैं। कौन से लोग? जनजातियां या ट्राइब्स, ठीक। देयर लाइवलीहुड इज intricately intertwined with nature। उनकी आजीविका प्रकृति के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई होती है। तो उनका जो लाइवलीहुड है वो नेचर के साथ बहुत बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उनकी आजीविकाएं जो है वो प्राकृतिक तौर पे बहुत जटिल रूप से जुड़ी हुई होती है। किससे? प्रकृति से, ठीक। उनकी आजीविकाएं प्रकृति से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई होती है, बहुत जटिल रूप से जुड़ी हुई है। तो एक तो वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मिनरल्स और रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनका अपना जो है लाइवलीहुड जो है वो नेचर के साथ ही जुड़ा होता है बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। उनका आजीविका जो है वो प्रकृति के साथ बहुत जटिल रूप से जुड़ा हुआ होता है, और वो ऐसे जंगलों में रहते हैं जहाँ पे खनिज और संसाधन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। इन दिस बैकड्रॉप द नरेटिव ऑफ डेवलपमेंट बिकम्स अ कंटेस्टेड इशूज, ठीक। इसीलिए जो है जो नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टेस्टेड इशू बन गया था। इस पृष्ठि में विकास का विमर्श एक विवादित मुद्दा बन जाता है, ठीक। अगर इस संबंध में देखा जाए तो जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, ठीक, एक तरह से कॉन्टेस्टेड इशू बन जाता है, एक विकास का विवादित हिस्सा बन जाता है, विवादित मुद्दा बन जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफन कम्स विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, और डेवलपमेंट कहाँ से आता है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है, ठीक। विच प्रोमोट्स अ यूनिफॉर्म अर्बन कल्चर, जो एक यूनिफॉर्म अर्बन कल्चर को प्रमोट करता है, जो एक यूनिफॉर्म अर्बन कल्चर को प्रमोट करता है। तो डेवलपमेंट ऑफन कम्स विद इंडस्ट्रियलाइजेशन विच प्रोमोट्स अ यूनिफॉर्म अर्बन कल्चर। विकास अक्सर औद्योगिकीकरण के साथ आता है, जो एक समान शहरी संस्कृति को बढ़ावा देता है, ठीक। जो क्या करता है? एक समान शहरी संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो विकास कहाँ से आता है? औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब तक सेटअप नहीं होंगे तब तक वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये ज्यादातर अर्बन कल्चर को बढ़ावा देता है, शहरी संस्कृति को बढ़ावा देता है, ठीक। लार्ज स्केल माइनिंग, तो इसी वजह से लार्ज स्केल माइनिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का गिरना, कमर्शियल प्लांटेशन, और कमर्शियल प्लांटेशन यानी कि ऐसे प्लांट लगाए जा रहे थे जो मार्केट में जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, ठीक, ऐसे प्लांट लगाए जाने लगे जिसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाने लगे, एक्सेट्रा। कास्ट मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड एमंग ट्राइब, और इन सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, माइनिंग की वजह से, फेलिंग ऑफ ट्रीज की वजह से, कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से, या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की वजह से जो ट्राइबल्स के लाइफ और ट्राइब्स पॉपुलेशन की जो लाइवलीहुड थी उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, ठीक। मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड एमंग ट्राइब्स, ठीक। इनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाना भी पड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी इनका बहुत मैसिव लेवल पे हुआ, मास लेवल पे हुआ, ठीक। और ये खुद अपना लाइवलीहुड भी खो चुके थे। बड़े पैमाने पर खनन, पेड़ों की कटाई, वाणिज्यिक वृक्षारोपण,
बांधों का निर्माण आदि आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका के नुकसान का कारण बनते हैं। ठीक, तो बड़े पैमाने पर जो खनन हो रहा है और जो पेड़ों की कटाई हो रही है या वाणिज्यिक वृक्षारोपण हो रहे हैं, वाणिज्यिक मतलब कि ऐसे पेड़ लगाए जाना जो कमर्शियल यूज में आते हो, जो मार्केट में प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज में आते हो या मार्केट में उनका रॉ मटेरियल बिकता हो। ठीक, तो ऐसे वृक्ष जो है वाणिज्यिक वृक्ष में आ जाते हैं। तो उनको लगाने की वजह से या बांधों के निर्माण की वजह से आदिवासियों के बीच में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि जब आप जंगल में माइनिंग ही करने लग रहे हैं या जंगलों की कटाई करके जो है आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करने लग रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि विस्थापन हो रहा है, उनको छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ रहा है। ठीक, वहाँ से छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है। तो ये मुख्य कारण थे किसके, ट्राइबल्स के विस्थापन के या उनकी आजीविका के नुकसान। ठीक, और आजीविका के नुकसान का कारण बनते हैं। ठीक, तो ये सारे कारण हैं कि किस वजह से ट्राइबल्स की आजीविका खतरे में पड़ी या उनको विस्थापन करना पड़ा। तो इसमें आ जाता है पेड़ों की कटाई, खनन, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, बांधों का निर्माण। ठीक, ये याद रखिएगा, आप कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट सच प्रोजेक्ट हैज बीन हैपनिंग सिंस द टाइम ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के टाइम से ही इसके खिलाफ जो है, इन सब प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस शुरू हो गया था, यानी कि उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, ऐसी परियोजनाओं का विरोध अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है। ठीक, तो ऐसी परियोजनाएं यानी कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी उनका विरोध जो है वो आ, ब्रिटिश टाइम से ही चला, अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। ठीक, तो जैसा एक है संथाल हुल रेबेलियन। ठीक, जो 1855 से 56 तक चला। संथाल हुल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1855 से 1856 तक चला। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1855 से 56 में संथाल हुल विद्रोह हुआ था। ठीक, बिरसा बिरसा उलाइलो ऑफ 1895 टू 900 1900। ठीक है, बिरसा उलुलाउ, उलुलाउ है ये। ठीक है, बिरसा उलुलाउ। ठीक, तो ये 1895 से 1900 तक चला था। ठीक, 1895 से 1900 यानी कि 5 साल तकरीबन चला था ये। ताना भगत मूवमेंट, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया है ताना भगत मूवमेंट। ठीक, ये 1914 से 1920 तक चला। 1914 से 1920 तक ताना भगत आंदोलन चला। और भूमकल ऑफ 1910। ठीक, 1910 में भूमकल एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था जो किससे था, ट्राइबल से रिलेटेड था, और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ था। ठीक, भूमिकल 1910 में हुआ था। ठीक, तो ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं ये याद रखिएगा आप लोग। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ उसको। तो सबसे पहले संथाल है जो 1855-1856 तक चला। ठीक, और उसके बाद बिरसा है 1895 से 1900 तक। ठीक, फिर ताना भगत मूवमेंट 1914 से 1920, फिर भूमकल 1910। ठीक, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। The colonial government either established indirect rule or made special administrative arrangement। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने या तो इनडायरेक्ट रूल बनाया इसके खिलाफ या जो है एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट किया ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, औपनिवेशक औपनिवेशिक सरकार ने यानी कि जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने या तो अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया या तो अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया जनजातीय क्षेत्रों में, या विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की, या विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की। ठीक, This policy of exceptionalism was visible in several acts, including the Government of India Act 1919। तो आप जो है इन सब पॉलिसीज को देख सकते हैं, कहाँ पे बहुत सारे एक्ट ऐसे थे जहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस पॉलिसी ऑफ exceptionalism was visible in several acts, including Government of India Act 1919। तो एक एक्ट पास हुआ था 1919 में जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
जो क्या करता था, विच परमिटेड द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज एज बैकवर्ड ट्राइब्स, जो कुछ एरियाज को बैकवर्ड ट्राइब्स के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक, जो कुछ एरियाज को क्या करते हैं, बैकवर्ड ट्राइब्स के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। ये कौन से एक्ट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू होता है। ठीक। असाधारणता की ये नीति भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम एक पास हुआ था, जो कब पास हुआ था, 1919 में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, पिछड़ी जनजातियों के रूप में कुछ क्षेत्रों की घोषणा घोषणा की अनुमति दी। ठीक, तो कुछ क्षेत्रों को घोषित किया गया कि ये जो है पिछड़ी जनजातियों वाले क्षेत्र। ठीक, कुछ क्षेत्रों को ये घोषित किया गया कि ये पिछड़ी जनजातियों वाले क्षेत्र है। ठीक, तो ऐसे कई अधिनियम हैं जहाँ पे ये दिखाया गया कि मतलब ट्राइबल्स के लिए अधिनियम बनाए गए थे या एक्ट बनाए गए। दूसरा एक्ट कौन सा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो 1919 का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1935 का एक्ट है। ये क्या करता है, विच क्रिएट एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज दैट लेटर बिकेम शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक, तो ये क्या करता है, ये एक्सक्लूडेड एरियाज क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ ऐसी एरियाज को एक्सक्लूडेड एरिया बना देते हैं, और या तो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बना देते हैं। ठीक, जिनको बाद में किस एरिया के नाम से जाने जाने लगा, जो बाद में शेड्यूल एरियाज बन गए। ठीक, जो बाद में कि कौन से एरियाज बन गए, शेड्यूल एरियाज। तो इनडायरेक्टली अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शेड्यूल एरियाज जो है कौन से एक्ट में बने थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बने। ठीक, जो पहले एक्सक्लूडेड एरिया या पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जो बाद में अनुसूचित क्षेत्र बने। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, ये 1935 में पास हुआ था, जो क्या करता था, कुछ क्षेत्रों को बहिष्कृत क्षेत्र या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र घोषित करता था। ठीक, कुछ क्षेत्रों को बहिष्कृत क्षेत्र या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र घोषित करता था, और बाद में ये क्षेत्र जो है वो क्या बने, अनुसूचित क्षेत्र बने। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र बने। ठीक, तो आपसे ये अगर पूछा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन से अधिनियम में बने, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में बने। अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4)(a। ठीक, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4)(a, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स गेट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो इसमें जो है इनको रिजर्वेशन दिया गया, गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको रिजर्वेशन दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4)(a। ठीक, इनमें इन आर्टिकल्स के जरिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक, अनुच्छेद 15(4) और 16(4)(a) के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन से आर्टिकल्स के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिलता है, तो ये है आर्टिकल अनुच्छेद 1504 और 1516(4)(a। अनुच्छेद 15(4) और 16(4)(a। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(4) और 16(4)(a। ठीक, जिसमें इनको रिजर्वेशन दिया गया था, अनुसूचित जनजातियों को रिजर्वेशन दिया गया। In 2003, the National Commission for Scheduled Tribe was established. 2003 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 2003 में स्टेब्लिश किया गया, जो सारे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको डील करता है। ठीक, 2003 में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, ये ऐसा आयोग था जो क्या करता था, जो अनुसूचित जनजातियां थी उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उसको सुलझाता था, उनको जो है डील करता है। ठीक, ये 2003 में बना था। 2003 में किसकी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, उस वक्त ये बना था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार थी।
आर्टिकल 330, 332 एंड 335 रिजर्व सीट फॉर एसटीज इन पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज एंड सर्विसेज। ठीक, तो ये क्या करता है, एसटी के लिए सीट रिजर्व करता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में एंड सर्विसेज में। ठीक, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 330, 332, 335। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, 15A, 16A, 15(4) और 16A, ये याद रखना है आपको। और आर्टिकल 330, 332, 335 ये क्या करता है, सीट रिजर्व करता है कहाँ पे, एसटी के लिए, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में या सर्विसेज में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। संसद, राज्य विधानसभाओं और सेवाओं में एसटी के लिए अनुच्छेद 330, 332, 335 आरक्षित सीटें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अनुच्छेद 330, 332, 335 सांसद में सीट आरक्षित कराता है, राज्य विधानसभाओं में कराता है और सेवाओं में कराता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, नक्सलवाद का या नक्सलिज्म का। ठीक, बहुत चर्चित कॉन्सेप्ट है, कई बार ये मतलब इसका इशूज बहुत बार आता है। The extreme version of such struggle has taken the form of Naxalism। ठीक, तो ये जो स्ट्रगल हुए, जो ट्राइबल स्ट्रगल हुए, जो कई पॉलिसीज, कई डेवलपमेंट पॉलिसीज के खिलाफ उठते थे, जो स्ट्रगल थे, उनका जब एक्सट्रीम वर्जन होता है, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में चले जाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, नक्सलिज्म को क्रिएट करते हैं। नक्सलिज्म क्या है, एक वायलेंट प्रोटेस्ट है। ठीक, एक वायलेंट प्रोटेस्ट है विच अडॉप्ट वायलेंट मेजर, जो क्या करता है, वायलेंट मेजर करता है। तो पहले क्या करते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट किस लिए करते हैं, ताकि मतलब जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से इनको मतलब इनके पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक, उनके लिए जो है उन्होंने स्ट्रगल किया। जब इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ले लिया। अगर ये एक्सट्रीम फॉर्म लेता है तब क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म लेने की वजह से नक्सलिज्म वजूद में आता है, जो क्या करता है, वायलेंट मेजर इख्तियार करता है, वायलेंट तरीके से अपनी बातों को मनवाते हैं। ठीक, so the extreme version of such struggle हैज टेकन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म। इस तरह के स्ट्रगल की वजह से जो एक्सट्रीम वर्जन हुआ इस तरह के स्ट्रगल का, जो ट्राइबल स्ट्रगल था उसकी वजह से, तो वो जो है अगर एक्सट्रीम फॉर्म लेता है तो नक्सलिज्म का डेवलपमेंट होता है, विच अडॉप्ट वायलेंट मेजर, जो क्या करता है, वायलेंट मेजर अडॉप्ट करता है। वायलेंट मेजर मतलब ये लोग वायलेंस का इस्तेमाल करके अपनी बातों को मनवाते हैं। ठीक, नक्सलवाद, इस तरह के संघर्षों के चरम संस्करण ने नक्सलवाद का रूप ले लिया। तो जो संघर्ष चल रहे थे, विकासवादी नीतियों के खिलाफ जो भी संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों की वजह से क्या हुआ कि ये जब चरम पर पहुंचे तो क्या हुआ, ये नक्सलवाद का रूप ले लेते हैं। ठीक, जो हिंसक उपायों को अपनाते हैं, जो क्या करते हैं, हिंसक उपायों को अपनाते हैं। ठीक, जो हिंसक उपायों को अपनाते हैं, हिंसक उपाय मतलब ऐसे उपाय जो हिंसापूर्ण, ठीक, हिंसा के जरिए अपनी बातों को मनवाते हैं। रिसेंट इनिशिएटिव, हाल की पहले कौन सी है, कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए या ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये जनधन योजना योजना नहीं है, जनधन योजना से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वन धन योजना है। वन मतलब होता है क्या, वन मतलब होता है जंगल। ठीक, तो प्रधानमंत्री वन धन योजना एम्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द ट्राइब, जो क्या करता है, ट्राइब्स की इनकम को बढ़ाने का मकसद रखता है।
थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, ट्राइबल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाकर, ठीक है। तो ट्राइबल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाकर, वैल्यू एडिशन करके जो है ट्राइबल्स की इनकम को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री वंदन योजना, ठीक। प्रधानमंत्री वंदन योजना का उद्देश्य जनजातीय उपायों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजाति की आय में वृद्धि करना है, ठीक। तो प्रधानमंत्री वंदन योजना का क्या मकसद था कि जो जनजातीय उत्पाद हैं उनके उनमें मूल्यवर्धन करके उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है उसको बढ़ाया जाए, ठीक, उनकी आय को बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री वंदन योजना। तो ये प्रधानमंत्री वंदन योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री वंदन योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, आप ईयर भी पूछ सकता है कभी, ठीक। 14 अप्रैल 2018 प्रधानमंत्री वंदन योजना शुरू की गई, ठीक। तो ये ट्राइबल्स के इनिशिएटिव के लिए थी, ठीक, ट्राइबल इनिशिएटिव के लिए थी। Eklavya Model Residential School aim to provide quality middle and high level education to scheduled tribe student in remote areas। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का क्या काम था? ये रेसिडेंशियल स्कूल थे, मतलब जहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते थे। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन। तो क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की शुरुआत की गई, जो रिमोट एरियाज में खोले जाते थे। रिमोट एरियाज मतलब ऐसी एरियाज जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम हो, ठीक। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो बहुत दूर हों, जो दूरस्थ हों, मतलब कि जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, सेवाएं अवेलेबल ना हो, ठीक। दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना, ठीक। तो ये स्कूल इसलिए खोले गए थे कि उनको अच्छे स्तर की यानी कि गुणवत्तापूर्ण और उच्च माध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए, ठीक। तो ये भी एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का ट्राइबल्स पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टेट। स्टेट क्या है? अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अ बॉडी ऑफ पीपल दैट ऑक्युपाइज अ टेरिटरी डिफाइंड बाय फ्रंटियर्स, ठीक। एक राज्य लोगों के एक निकाय का एक राजनीतिक विभाजन है जो सीमाओं द्वारा परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, ठीक। अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल डिवीजन, ये क्या है? एक पॉलिटिकल डिवीजन है, ठीक, ऑफ अ बॉडी ऑफ पीपल दैट ऑक्युपाइज अ टेरिटरी, जो एक टेरिटरी को ऑक्युपाई करते हैं और डिफाइंड बाय फ्रंटियर, ठीक। और किसके जरिए डिफाइंड होते हैं? फ्रंटियर के जरिए। एक राज्य लोगों के एक निकाय का एक राजनीतिक विभाजन है। तो लोगों के निकाय का एक राजनीतिक विभाजन है जो सीमाओं द्वारा परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, जो सीमाओं द्वारा परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। द स्टेट इज सॉवरेन इन इट्स टेरिटरी। स्टेट क्या है? सॉवरेन है अपनी टेरिटरी में। ऑल्सो रिफर टू एज जुरिडिक्शन। सॉवरेन कहते हैं जिसपे किसी की पावर है, ठीक। द स्टेट इज सॉवरेन इन इट्स टेरिटरी, अपनी टेरिटरी में वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है, जिसको जो है जुरिडिक्शन भी कहा जा सकता है। ऑल्सो रिफर्स टू एज जुरिडिक्शन एंड हैज द अथॉरिटी टू इन्फोर्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स ओवर द पीपल लिविंग इनसाइड दिस।
तो इनके पास अथॉरिटी होती है कि एक सिस्टम ऑफ रूल्स जो है वो इन्फोर्स कर सके जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो एक रूल प्रोवाइड करते हैं ये जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर। तो एक स्टेट जो है उसके पास पावर होती है, जुरिसडिक्शन होता है कि वो जो है, और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं, रूल्स एंड लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं किनके ऊपर, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर, ठीक। राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु है, जिसे क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, ठीक। संप्रभु यानी कि क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है इसको, ठीक। और इसके अंदर रहने वाले लोगों पर नियमों की व्यवस्था लागू करने का अधिकार, और यहाँ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर नियमों की व्यवस्था लागू करने का एक अधिकार है, ठीक। मतलब स्टेट के पास, राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ नियम लागू कर पाए जो उनके यहाँ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर, ठीक है। उसके पास, राज्य के पास ये अधिकार होता है। मैक्स वेबर डिफाइंड द स्टेट। तो मैक्स वेबर जो है स्टेट के बारे में बात करते हैं और उन्होंने किस तरह से स्टेट को डिफाइन किया हम लोग देखते हैं। मैक्स वेबर डिफाइंड द स्टेट एज अ ह्यूमन कम्युनिटी, एक ह्यूमन कम्युनिटी है दैट सक्सेसफुली क्लेम द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। जो क्या करता है, सक्सेसफुली क्लेम करता है किस चीज का, लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, अपने फिजिकल फोर्स का लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, मतलब कि एक तरह से जिनके पास अथॉरिटी होती है विद इन अ गिवन टेरिटरी, एक गिवन टेरिटरी में ही होता है। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में अगर किसी की पावर है तो दूसरे स्टेट में भी उसकी पावर होगी, उसी गिवन टेरिटरी में ही उसका पावर काम करता है। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो इंडिया में है, ठीक, वो यूएस में नहीं हो सकती, ठीक। तो इसी तरह इस मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं कि स्टेट क्या है, एक कम्युनिटी है, एक ह्यूमन कम्युनिटी है जो सक्सेसफुली क्लेम करता है मोनोपोली को, किस चीज की मोनोपोली को, फिजिकल फोर्स के लेजिटिमेट यूज की। कहाँ पे, जिस टेरिटरी की बात की जाए, ठीक, विद इन अ गिवन टेरिटरी, ठीक। मैक्स वेबर ने राज्य को एक मानव समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। तो राज्य को एक मानव समुदाय के रूप में परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने, जो किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, ठीक। जो किसी भी क्षेत्र के भीतर भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। जो मतलब मैक्स वेबर का कहना ये है कि एक ऐसा मानव समुदाय है जो इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि एक ऐसा मानव समुदाय है जो किसी एक क्षेत्र में अपने भौतिक बल का वैध उपयोग करने का उसके पास अधिकार होता है, सफलतापूर्वक जो है वो उसको उपयोग करने का दावा करता हो। ऐसी जगह को क्या कहा जाएगा, स्टेट कहा जाएगा, ठीक। स्टेट हैव थ्री मेन फीचर। स्टेट के पास तीन मेन फीचर होते हैं, मतलब स्टेट के जो फीचर्स हैं वो तीन मेन है। राज्य की तीन मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं, कंट्रोल ओवर अ जियोग्राफिक एरिया और टेरिटरी, एक एरिया, एक जियोग्राफिक एरिया या टेरिटरी पे इनका कंट्रोल होता है। जैसे इंडिया एक स्टेट है तो इंडिया का जो बाउंड्री है, जो एरिया है, उस पर कंट्रोल होगा उस पूरे स्टेट का, ठीक। राज्य की तीन मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र या क्षेत्र पर नियंत्रण होता है, तो भौगोलिक क्षेत्र पर इनका नियंत्रण होता है, ठीक। अ पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक। एक पॉपुलेशन होना चाहिए, उस स्टेट की एक पॉपुलेशन होना चाहिए, सिर्फ टेरिटरी से कोई स्टेट नहीं बनता है, ठीक है, उस स्टेट में पॉपुलेशन होना जरूरी है। तो ये एक एलिमेंट है स्टेट का, ठीक। एक लोग, राज्य की आबादी होना चाहिए, राज्य में कोई ना कोई आबादी होना चाहिए, लोग होना चाहिए वहां पे, ठीक है, तभी वो राज्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इंस्टीट्यूशंस विच हैव द पावर टू मेक लॉज, ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिनके पास पावर हो लॉ बनाने की, जिन संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार हो, जैसे हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक। जिन संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार हो तो ऐसे संस्थाएं भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गिडेंस, देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट, ठीक। तो गिडेंस के अकॉर्डिंग जो है स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गिडेंस के अनुसार राज संप्रभुता की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, राज संप्रभुता की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं गिडेंस के अनुसार। सो सबसे पहले आता है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप होना जरूरी है, ठीक। दूसरा नेशनलिज्म,
तो ये दो विशेषताएं हैं अकॉर्डिंग टू गिडेंस, सिटीजनशिप और राष्ट्रवाद। नागरिकता कहेंगे, ये सिटीजनशिप नहीं होगा, नागरिकता होगा हिंदी में। ठीक। लीन मेहर क्या कहते हैं? स्टेटेड द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट, ये फंक्शन बताते हैं स्टेट की कौन कौन से फंक्शन है, देखते हैं हम लोग। लीन मेहर ने राज्य के निम्नलिखित बुनियादी कार्यों को बताया है। तो सबसे पहले आता है लिमिटिंग इंटरनल पावर स्ट्रगल टू मेंटेन इंटरनल पीस। ठीक। मतलब यहाँ पे इंटरनल पावर स्ट्रगल को लिमिट करने के लिए स्टेट काम करता है ताकि इंटरनल पीस को मेंटेन किया जा सके। ठीक। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए आंतरिक शक्ति संघर्षों को सीमित करना होता है। ठीक। सारे लोगों की शक्तियां सीमित की जाती है ताकि आंतरिक शांति बनी रहे। ठीक। ताकि आंतरिक शांति बनी रहे। Bringing power to bear on other societies in defense of national interest or in expanding and building empire। राष्ट्रीय हित की रक्षा या साम्राज्य के विस्तार और निर्माण में अन्य समाजों के वहन करने की शक्ति लाना। ब्रिंगिंग पावर टू बियर ऑन अदर सोसाइटीज इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक पावर हो कि वो डिफेंड कर सकें अपने स्टेट को। ठीक। राष्ट्रीय हित की रक्षा में या साम्राज्य के विस्तार और निर्माण में अन्य समाजों को वहन करने के लिए शक्ति होती है इनके पास, स्टेट का ये भी फंक्शन है। कंट्रोलिंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी सो एज टू बाइंड देम टू द परसूट ऑफ कलेक्टिव गुड। ठीक। तो मेंबर ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल करना ताकि वो कलेक्टिव गोल को अचीव कर सके। ठीक। जो भी नेशन का कलेक्टिव गोल हो, यानी कि वहाँ पे पीस मेंटेन रहे या डेवलपमेंट का कार्य हो, ये सब गोल परस्यूट हो सके। एक परस्यूट ऑफ कलेक्टिव गोल्स के लिए मेंबर्स को कंट्रोल करता है स्टेट। समाज के सदस्यों को नियंत्रित करता है ताकि उन्हें सामूहिक लक्ष्यों की खोज के लिए बाध्य किया जा सके, ताकि वो सामूहिक लक्ष्य प्राप्त कर सके। ठीक। इसीलिए ये क्या करता है, जो सदस्य हैं समाज के उनको नियंत्रित करता है। रिकॉग्नाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द इंटरेस्ट एंड डिमांड ऑफ वेरियस ग्रुप। ठीक। रिकॉग्नाइज करना या इम्प्लीमेंट करना वेरियस ग्रुप के जो डिमांड है या इंटरेस्ट हैं उसको। ठीक। जो भी डिमांड होती हैं या इंटरेस्ट होते हैं उनको जो है रिकॉग्नाइज करता है कौन, वो स्टेट करता है। विभिन्न समूहों के हितों और मांगों को पहचानना और लागू करना होता है। ठीक। जो भी अलग अलग समूह हैं स्टेट में, स्टेट के, राज्य के, उनके हितों या मांगों को पहचानना और उनको लागू करना, ये भी काम है मेहर ने ये स्टेट के फंक्शन बताए। द पीपल ओबे द स्टेट पावर बिकॉज इट परफॉर्म एट लीस्ट टू पॉजिटिव फंक्शन। अब लोग जो है स्टेट पावर को क्यों मानते हैं, क्योंकि ये दो पॉजिटिव फंक्शन करता है। ठीक। लोग राज्य सत्ता का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम से कम दो सकारात्मक कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या है, द वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है स्टेट। ठीक। पूरे समुदाय का कल्याण के लिए काम करता है राज्य। ठीक। द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, कानून और व्यवस्था का रख रखाव करता है। ठीक। उसको मेंटेन करता है। तो ये दो पॉजिटिव काम करता है, इसीलिए लोग जो है ओबे करते हैं स्टेट को। ठीक। इसीलिए स्टेट को ये लोग मानते हैं, स्टेट की बातों को मानते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेशनलिज्म का। Nationalism ideology based on the premise that the individual's loyalty and devotion to the nation state surpass other individual or group interests। ठीक। तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, ये बेस्ड होती है एक ऐसी प्रीमाइस पे, एक ऐसी सोच पे कि इंडिविजुअल की जो लॉयल्टी और डिवोशन है नेशन के प्रति, वो उसकी अपनी अपना जो इंटरेस्ट है या अपने ग्रुप का जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर होता है। ठीक। मतलब नेशन का जो इंटरेस्ट है वो अपने ग्रुप के इंटरेस्ट से ऊपर होता है, ये मानना जो है नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। ठीक।
सो राष्ट्रवाद विचारधारा क्या है? इस आधार पर कि राष्ट्र राज्य के प्रति व्यक्ति की वफादारी और भक्ति अन्य व्यक्ति या समूह के हितों से परे है। मतलब जो व्यक्ति की अपनी हित होते हैं उससे बढ़कर जो है वो राष्ट्र के हित होते हैं। ठीक, ये मानना जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। ये मानना जो है नेशनलिज्म कहलाता है कि अपना जो इंटरेस्ट है, अपने ग्रुप का जो इंटरेस्ट है, उससे ऊपर किसका इंटरेस्ट होना चाहिए? स्टेट का इंटरेस्ट होना चाहिए, नेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसी को नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहा जाता है। Gideon believed that nationalism as the strategy chosen by its main body of action was inevitably influenced by structural factors, two of which are citizenship and sovereignty. तो गिडन क्या कहते हैं? गिडन का मानना है कि राष्ट्रवाद की कार्यनीति के रूप में उसके मुख्य निकाय द्वारा चुनी गई रणनीति अनिवार्य रूप से सामाजिक संरचनात्मक कार्यों से प्रभावित थी, जिनमें दो नागरिकता और संप्रभुता है। ठीक, दो चीजें हैं, एक नागरिकता और एक संप्रभुता, यानी कि सिटीजनशिप और सॉवर्निटी। तो नेशनलिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? citizenship and sovereignty, according to Giddens. That nationalism as the strategy chosen by its main body of action was inevitably influenced by social structure, जो इसके जरिए इन्फ्लुएंस होती है, सोशल स्ट्रक्चरल फैक्टर के जरिए इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें दो क्या है? सिटीजनशिप और सॉवर्निटी, नागरिकता और संप्रभुता। एंथनी गिडेंस डिफाइंड द नेशन एज बॉर्डर पावर कंटेनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक, तो who defined nation as the border power container? तो एंथनी गिडन डिफाइंड नेशनलिज्म नेशन एज अ बॉर्डर पावर कंटेनर। मतलब एक नेशन का क्या होता है? एक बॉर्डर होता है, और पूरे नेशन को उन्होंने कंटेनर माना है, और ये कहा है कि ये बॉर्डर पावर कंटेनर। एंथनी गिडन राष्ट्र को सीमाबद्ध शक्ति कंटेनर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि किसने जो है सीमाबद्ध शक्ति कंटेनर के रूप में परिभाषित किया है नेशन को, राष्ट्र को? तो ये एंथनी गिडन ने किया। ठीक, according to Gideon, a nation only exists when a state has a unified administrative reach. तो गिडन के अकॉर्डिंग नेशन की कब एग्जिस्ट करेगा? जब स्टेट के पास जो है यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव रीच होगी, मतलब वहां पे उसका रूल चल रहा होगा। ठीक, ओवर द टेरिटरी, उस टेरिटरी पे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीच होगी, मतलब उस टेरिटरी पे वो रूल कर पा रहा हो, उस टेरिटरी पे उसकी पावर हो। ओवर विच इज सॉवरेनिटी इज क्लेम, जहाँ पे उसकी पावर क्लेम की जा सकती है। ठीक, ऐसी टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जरिए अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर पाता हो, उसी को हम लोग नेशन कहेंगे। ठीक, गिडेंस के अनुसार एक राष्ट्र केवल तभी मौजूद हो सकता है जब एक राज्य की उसकी क्षेत्र पर एकीकृत प्रशासनिक पहुंच होती है, जिस पर उसकी संप्रभुता का दावा किया जाता है। ठीक, तो एक राष्ट्र तभी मौजूद हो सकता है जब उस राज्य के क्षेत्र पर एकीकृत प्रशासनिक पहुंच हो। ठीक, और जिस पर वो अपनी संप्रभुता का दावा कर सकता हो। ठीक, उसी को हम लोग राष्ट्र कह सकते हैं। Nation state is a set of institutional form of governance. तो nation state क्या है? Is a set of institutional form of governance, maintaining and administrating monopoly over a territory with demarcated boundaries. ठीक, तो nation state को कैसे डिफाइन करते हैं एंथनी गिडन? कहते हैं एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है, एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स का सेटअप है ऑफ गवर्नेंस का, जो क्या करता है? मेंटेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मोनोपोली और टेरिटरी, जो एक टेरिटरी पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मेंटेनेंस की मोनोपोली जो है वो आ, करता हो, मोनोपोली को मेंटेन करता हो या एडमिनिस्ट्रेट करता हो विद डिमार्केटेड बाउंड्रीज, जिसका बॉर्डर होता हो, बाउंड्री होती है। ठीक, राष्ट्र राज्य क्या होता है? सीमांकित सीमाएं के साथ एक क्षेत्र पर एकाधिकार को बनाए रखने और प्रशासनिक करने के संस्थागत रूपों का एक समूह। ठीक, तो राष्ट्र राज्य क्या है? एक सीमांकित सीमाएं हैं, जिसके साथ जो है एक क्षेत्र पर एकाधिकार हो, उसको बनाए रखने के लिए प्रशासित करने संस्थागत रूपों का एक समूह होता है, उसी को हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक, its rule being sanctioned by law.
तो इसके रूल जो है वो किसके जरिए सैंक्शन किए जाते हैं, लॉ के जरिए इसके रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वायलेंस, और इसके जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वायलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक। जो भी स्टेट होता है, जो भी नेशन होता है, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल वायलेंस को कंट्रोल करता है। इसके शासन को कानून द्वारा स्वीकृत किया जाता है और आंतरिक और बाहरी हिंसा के साधनों पर सीधा नियंत्रण होता है, ठीक। तो राज्य का जो है नियंत्रण जो है उसके जो आंतरिक या बाहरी हिंसा होती है उस पर भी उनके उनके साधनों पर भी उनका सीधा नियंत्रण होता है, ठीक। बॉर्डर्स क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं? बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज कॉमनली डिफाइंड एज लाइन डिवाइडिंग डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल टेरिटरीज। तो ये याद रखिएगा, बॉर्डर तो आपको पता ही है क्या होता है, जो स्टेट के बाउंड्रीज को डिफाइन करती हो उसी को बॉर्डर कहा जाता है। तो एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, डिवाइड करती है डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल टेरिटरीज, जो डिवाइड करती है डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, सोशल और लीगल टेरिटरीज। सीमाएं और सीमाएं आमतौर पर एक विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक या कानूनी क्षेत्रों को विभाजित करने वाली रेखाओं के रूप में परिभाषित की जाती है, ठीक। तो ये ऐसी रेखाएं हैं जो क्या करती हैं, विशिष्ट रूप से राजनीतिक, सामाजिक या कानूनी क्षेत्रों को विभाजित करती है, ठीक। राजनीतिक, सामाजिक या कानूनी क्षेत्रों को विभाजित करती है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही क्या है? ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया हैज फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, बस उसकी इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेते हैं। भारत में नौकरशाही की चार प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? अ क्लियर हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन। एक क्लियर हायरार्की होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हायरार्की क्लियर होती है मतलब सारे लोगों की पोस्ट क्लियर होती है, किसकी पोस्ट ऊंची होगी, किसकी नीची होगी, ये सारी चीजें क्लियर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन कौन सा काम करेगा, ये सारी चीजें क्लियर होती है। और स्पेशलाइजेशन के बेस पे होता है, ठीक। एस्क्रिप्शन के बेस पे नहीं होता है, बल्कि स्पेशलाइजेशन के बेस पे होता है। जिस जैसा आपका स्पेशलाइजेशन होगा वैसी पोस्ट आपको मिलेगी। एक स्पष्ट पदानुक्रम, श्रम का विभाजन या विशेषज्ञता होती है, ठीक। एंड अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक फॉर्मल सेट ऑफ रूल होता है, मतलब सारी चीजें लिखित में होती हैं, जो भी सेट ऑफ रूल होती हैं, या एक प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया जाता है ऑपरेट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी। और नियमों या मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक पूर्व सेट होता है, ठीक। नियमों या मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक पूर्व सेट होता है, पहले से सारी चीजें लिखी होती हैं, उसी के बेस पे काम करना होता है। The top of the executive has ministers who account to the legislator। जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं जो लेजिस्लेटर को जो है अकाउंट करता है, उनके मतलब प्रति जवाबदेह होते हैं। कार्यपालिका के शीर्ष में ऐसे मंत्री होते हैं जो विधायिका के खाते में होते हैं, ठीक। तो ऐसे मंत्री होते हैं जो विधायिका को आ, मतलब उनके खाते में होने का मतलब उनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक। इन इंडिया ब्यूरोक्रेट्स आर रिफर्ड टू एज द ऑफिशियल्स। इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स को ऑफिशियल के नाम से जाना जाता है। हु ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्टेरियल लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्टेरियल लेवल, पब्लिक सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्टेरियल लेवल को जो है देखते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक। मैनेजरियल लेवल को, ministerial level of the public sector as well as the managerial and executive level of the private sector। तो मिनिस्टेरियल लेवल पब्लिक सेक्टर के और मैनेजरियल लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करते हैं। भारत में नौकरशाहों को उन अधिकारों के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक। तो उन अधिकारों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक और मंत्री स्तरीय स्तरों के साथ साथ निजी क्षेत्र के प्रबंधकीय और कार्यकारी स्तरों की देखरेख करते हैं, ठीक। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक और मंत्री स्तरीय जो कार्य होते हैं उनको उनकी देखरेख करते हैं, और निजी क्षेत्र के प्रबंधकीय और कार्यकारी स्तरों की देखरेख करते हैं, ठीक।
अब इंडिया में ब्यूरोक्रेसी कौन लाया था? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। भारत में नौकरशाही का परिचय किसने दिया था? टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ब्रिटिश रूल को मजबूत करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत थी, जो ब्रिटिश ने खुद लाया था इंडिया में। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए नौकरशाहों की आवश्यकता थी। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था ब्यूरोक्रेसी को इंडिया में। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकरशाही का परिचय दिया था इंडिया में। सिविल सर्विसेज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहीं से ही सिविल सर्विसेज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। सिविल सेवा जो है ब्रिटिश सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी यहीं से। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है? सो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड लॉज। मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू कैरी आउट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्यूरोक्रेट्स की कि वो जो है पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो लॉ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। सरकारी नीतियों और कानूनों का कार्यान्वयन कार्यान्वयन सरकार की नीतियों को चलाने और लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? नौकरशाहों की। ठीक, सेमी जुडिशियल वर्क, मतलब ये सेमी जुडिशियल वर्क करते थे, अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टैक्स भी कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट सरकार प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को रखते हैं ये। रोल इन पब्लिक रिलेशन, ठीक, पब्लिक रिलेशन में रोल अदा करते हैं ये। ठीक, करों या संग्रह और वित्तीय लाभों का वितरण करते हैं ये। ठीक, संवितरण करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, जनसंपर्क में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम है। In the Indian context, frequent charge of favoritism, nepotism, and corruption against the civil services had made the problem even more complicated and acute. ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई इंडिया में ब्यूरोक्रेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे फेवरेटिज्म हो गया, नेपोटिज्म आ गया या करप्शन आ गया सिविल सर्विसेज में, जिसकी वजह से इंडिया में जो है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई। ठीक है, भारतीय संदर्भ में सिविल सेवाओं के खिलाफ पक्षपात, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लगातार आरोपों ने समस्या को और भी जटिल और गंभीर बना दिया। ठीक, तो ये था ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग करेंगे। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए कल हम लोग बाकी करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना हम लोग लीव करते हैं क्लास। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।